हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। इस वीडियो में हमें बताएंगे कि जो चैप्टर हमारा कार्बन एंड कंपाउंड मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक, तो उसके अंदर के जो क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो आई थी जो क्या थे, चैप्टर के बाहर वाले क्वेश्चन थे जो अभ्यास के अंदर दिए हुए थे, वो वाले क्वेश्चन, उनका आंसर सीट वगैरह और उनके बारे में क्या क्या मतलब क्या क्या हो सकता है, कैसे थे उनके, सभी हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में आप उसको देख पाएंगे, अलग से आ जाएगा, उसको टैप कर देना, ठीक है। कहने का मतलब चिपक के आएगी वो लास्ट में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ये अंदर के चैप्टर क्या है कि चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, जिसका सूत्र क्या होता है, CO2 है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का सबको ही पता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको नहीं पता होगी। कार्बन का क्या होगा, परमाणु सूत्र क्या होगा, सॉरी रासायनिक सूत्र क्या होगा, CO2 होता है। अब क्या करना है भाई, हमें पता लग गया यहाँ पे एक फॉर्मूले से कि कार्बन तो ये गया, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी संख्या है, 2 है भाई। C2 नहीं सॉरी O2 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन की क्या होता है, कितने नंबर पे आता है कार्बन, 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहली में चले गए पहली कक्षा में, और बच्चे कितने 4, वो कितने आएंगे दूसरी कक्षा में। अब कार्बन को क्या करना पड़ेगा, अपना अष्टांग पूरा करना पड़ेगा। अष्टांग मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो क्या होंगे, 4 तो इसने कर लिए, क्यों इसके पास हैं, तो 4 और करने पड़ेंगे 8 करने के लिए। वो कौन देगा इसको, ऑक्सीजन देगा। अब जैसे हमने डायग्राम ये बनाया हुआ है यहाँ पे, आप इसमें देख सकते हो कार्बन के अणु, ये कार्बन है इधर, ठीक है। तो इसके कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 एंड 3 एंड 4 जो ब्लैक डॉट में दे रखे हैं वो कार्बन के हो गए, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का होता है 8 नंबर, तो 8 नंबर का परमाणु क्रमांक है ऑक्सीजन का, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, पहली कक्षा में कितने हो गए, 2, एंड दूसरी कक्षा में कितने आने चाहिए, 8। लेकिन कितना आता है ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो दूसरी कक्षा में कितने होंगे, खाली 6 इलेक्ट्रॉन ही आ पाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन आए तो दूसरी कक्षा में हमें पता लग गया कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, देने के बजाय क्या लेगा, लेगा ना। लेकिन यहाँ पे हमें इन बिंदु संरचना बनानी है, तो दोनों का जो बॉन्ड बनेगा उनको सही संयोजक से जोड़ना भी पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है, खाली उनका बिंदु संरचना बनानी है। तो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे कार्बन हो गया अभी 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब ऑक्सीजन क्या मैंने बताया भाई, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ये हो गई 4, एंड 2 भी अंदर वाले हो गए जो क्या एक बॉन्ड के रूप में सह संयोजी आबंध में जुड़े हुए हैं, 2 ये हो गए। तो ऐसे ही क्या ऑक्सीजन के दोनों है, तो एक इस साइड ऑक्सीजन चला गया, एंड ऐसे इसमें भी 2 ये हो गई, 2 ये हो गई 4, और 2 ये हो गई, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए। और अब 6 देखो ऑक्सीजन का विन्यास कैसे पूरा, 6 ये और 2 कार्बन के जुड़ गए, कितने हो गए भाई, 6 तो थे पहले ही, और 2 कार्बन के और जुड़े, कितने हो गए, इसके 8 हो गए, पूरा हो गया, ठीक है। अब देन उसके बाद इसकी देखते हैं कार्बन की, भाई ऑक्सीजन का भी ऐसे हो जाएगा इस वाले का, तो कार्बन का देखते हैं। कार्बन का देखो भाई, 2 4 इधर 4 इधर, इसके भी हो गया 8, हो गया 8। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सल्फर के 8 परमाणु में से बने सल्फर के अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत, सल्फर के 8 परमाणु आपस में एक वलय के रूप में जुड़ते हैं। अब ये तो क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, इसमें वलय के रूप में, वैसे मुझे मिला नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो एक वलय के रूप में अगर क्वेश्चन आ जाए तब तो ऐसे बना देना है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वलय में ना पूछ के वो कैसा पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो बिंदु संरचना बनी ही नहीं। बिंदु संरचना में तो आपने सब देखा होगा पिछले चैप्टर में, नहीं पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे करके आ रहे हैं, ऐसे करके आ रहे हैं ना बिंदु संरचना में, तो इसमें भी ऐसा बनेगा। और हमारे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी यही है कि सल्फर के 8 परमाणु आपस में एक अंगूठी के रूप में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, एक अंगूठी के रूप में ऐसे करके। तो अब अंगूठी के रूप में जोड़ना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे जैसे मानचित्र जो दे रखा है कैसा होगा भाई, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कैसा होगा, बनेगा कैसा अंगूठी रूप में। 1 सल्फर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो ये सब क्या बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी आ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, एंड ये भी आ गया, और फिर ऐसे जुड़ते हुए आ जाएंगे, ये अंगूठी बन गई। अब ऐसे तो आपको समझ नहीं पाएगा, ठीक है, तो एक अलग से निकाल के एक बता देते हैं आपको, ठीक है। तो अलग से एक सल्फर ले लिया ऐसा करके,
ये उसका हो गया। और ये जो बाकी दो गोले बनाए इनके अंदर भी सल्फर आएगा, लेकिन हम एक से समझते हैं तो बाकी सेम वैसा ही हो जाएगा सारों में जैसा है एक में। तो क्या होगा भाई, सल्फर की कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन होनी कितनी चाहिए भाई, सल्फर होता है कितने नंबर पे सबसे पहले कोई बताएगा। तो सल्फर सबसे पहले होता है 16 नंबर पे होता है। कितने उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। तो पहली कक्षा के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गई। दूसरी कक्षा के अंदर कितनी होंगी, 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन इसने यूज ले लिए, बचे कितनी 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके, 6। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6। तो 6 का इस्तेमाल करना है इसको। अब वो वाला फिर से बना लेते हैं हम, ये सल्फर हो गया और ये दूसरे वाला एंड ये इधर वाला। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इधर हो गया, एक इधर, 2 3 4 4 हो गई, 5 एंड ये 6 इधर हो गया। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करता है इसने भी अपना अष्टांग पूरा करना है, तो अष्टांग पूरा करना पड़ेगा। तो ये देखो साइड वाला एक और सल्फर भी तो है, इस साइड भी सल्फर है कि नहीं। तो उनका जैसे इसके अंदर हुआ तो उनका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाएगा। पूरा हो गया भाई, अष्टांग पूरा हुआ। ऐसे सल्फर का हो गया। ऐसे ही अगर दूसरे साइड चलेंगे तो इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर एंड एक इधर, फिर दूसरे वाला का यहाँ जुड़ जाएगा। ऐसे इसमें हो जाएगा 2 इधर 2 इधर एंड एक इधर वाला जुड़ेगा तो उसका भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटेन के लिए आप कितनी संरचनात्मक समावयवी बना सकते हैं। तो पेंटेन एक तो नॉर्मल सभी बना सकते हैं, कौन सा होगा जिसमें पेंटेन। सबसे पहले तो ये देखो पेंटेन आया है, पेंट आया है, तो पेंट कितने नंबर पे होता है, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। ठीक है, अब 5 नंबर पे इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5। कितनी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, देखो 1 2 3 4 एंड 5। 5 किसकी संख्या है, कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या 5 है, तो अब देखो साथ के साथ क्या है, पेंटेन आया है, तो कौन सा समूह है, एल्केन समूह। एल्केन समूह तो फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा इसका भाई, संतृप्त यौगिकों का कौन सा होता है, CnH2n+2। जब एल केन समूह तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। एन यहाँ पे क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो C5 है और H 5 2 10 +2 कितना हो गया, 12 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। ये क्या हो जाएगा, ऐसे नाम आ गए इसका पेंटेन का। अब इसको खुल के कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये इसमें दे रखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ना लिख के कैसे भी एक ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन बना दिए, इधर हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर एंड इधर इधर इधर, ये चारों तरफ क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो मेनली आपको करना क्या है, ऐसे वाला चित्र बना देना है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और अच्छा भी लगता है, देखने में भी दिख रहा होगा ना अलग से फूल जैसा चित्रकारी हमने बना दी है। तो ये क्या जो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको अलग इम्पैक्ट दिखाई देगा कि इसने चलो खोल के लिखा है। और तुम ऐसे लिख दोगे नॉर्मल, जैसे इसमें मैंने लिखा है ऐसे लिख दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि नहीं होगा, मतलब क्या है वो ऊपर से देख के चलेगा तो हो सकता है वो ध्यान ना दे और फिर नंबर भी तुम्हारे कट सकते हैं उसमें, क्योंकि हमें तो संरचना पूरी बनानी होती है। अब कह रहा है कि कितने बन सकते हैं ये भी बताना है, क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं आगे, तो हाँ इसी में लिख दिया। देखो पेंटेन से आप कितने संरचनात्मक समय बना सकते हैं। देखो तो क्या बना सकते हैं, 3 समय भी बना सकते हैं। एक तो मैंने बना दिया वो जो साधारण होगा नॉर्मल पेंटेन, उसके बाद ये वाला हो जाएगा आइसोपेंटेन और ये हो जाएगा नियोपेंटेन। अब ये क्या होगा, अब आपने देखा होगा कि इसके अंदर मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखा है क्यों लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे कि क्यों लिखा हमने कि जो आइसो होगा आइसोपेंटेन होता है वो क्या होगा अंदर की। अब हमने ये देखो यहाँ जो मैंने ये लिखा है, यहाँ क्यों लिखा मैंने, यहाँ नहीं लिख दिया, ये भी तो हो सकता था भाई, यहाँ भी तो लिख सकता था। तो यहाँ अगर मैं लिखता तो यहाँ पे क्या आते हैं, पीछे की साइड में लगभग क्या होते हैं, प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। कौन सी साइड में, इस साइड में क्या आ जाते हैं, प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं ऐड किया मैंने उसको। तो आपने देखा भी होगा लगभग कई प्रक्रियात्मक समूह ऐसे ही होते हैं, जैसे कीटोन का ही देख लो, डबल बॉन्ड ओ करके। ठीक है, तो ये वाला आप सोच रहे हो ये अब तो इसमें बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ भी तो हो सकता है इस साइड चल के। तो यहाँ पे क्या कार्बन ना होकर यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के अणु हो गया। भाई देखो एक बॉन्ड ये 2 एंड 2 ये कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का पूरा। तो ऐसे होता है।
तो ऐसे हो गया भाई, कौन सा आइसो वाला होगा, अब क्या ये नियो वाला। तो नियो वाला में भी सेम ऐसे होगा, क्योंकि साइड में ना करके हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ आने का ट्राई करेंगे। हो गया, इसका संरचना तो पूरा हो गया दोनों का। अब आगे देखो, कार्बन के भी कौन से दो गुण हैं जिनके कारण हम अपनी चारों ओर बड़ी संख्या में कार्बन यौगिक देखते हैं। तो कार्बन के ऐसे दो गुण बताने हमें। तो सबसे पहले तो क्या है, कार्बन का एक गुण कौन सा है, मैंने लिखवाया भी होगा चैप्टर में, सॉरी आपको नहीं बताया। तो अगर आपको क्या करना है, हमसे नोट्स चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए एंड कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद हो सकता है आपका कमेंट देख लेंगे। बकायदा मैं सबका कमेंट चेक भी करता हूँ, तो आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ से देख लेंगे आपका कमेंट। एंड कमेंट देखने के बाद मैं आपको या तो व्हाट्सएप के ज़रिए आपको भेज दूँ या फिर कोई लिंक भेज दूँगा, टेलीग्राम से हो या कुछ भी लिंक भेज दूँगा मैं आपको, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको अब देखते हैं, अब क्या नाम, कार्बन के कौन से दो गुण हैं। तो सबसे पहले कार्बन के भाई नॉर्मल अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले ये तो लिख ही देना है कि कार्बन की परमाणु क्षमता, नहीं सॉरी, परमाणु क्रमांक 6 आता है, ठीक है। ये तो लिखता ही चल रहा है लगभग हर ही क्वेश्चन में, मान ही लो कि हो ही जाता है ये तो, ठीक है। तो अब ये गुण कौन सा होगा, गुण एक तो गुण हो जाएगा कार्बन कैसा होगा, चतुर संयोजकता वाला होगा। कौन सा, चतुर संयोजकता वाला, मतलब उसके अंदर क्या होगी, 4 संयोजकता होगी। एंड दूसरा गुण क्या हो जाएगा उसका, श्रृंखलन प्रवृत्ति वाला। कौन सी प्रवृत्ति वाला, श्रृंखलन प्रवृत्ति वाला। अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये देखो टेट्रा वैलेंसी लिखा है ना, ये है चतुर संयोजकता। अब ये टेट्रा आप 11th-12th में जाओगे तब पता लग जाएगा आपको कि टेट्रा किसको बोलेंगे एंड किसको, तो आप वहाँ से अच्छे से समझ पाओगे। अभी के लिए आप इतना ही पढ़िए। आगे देख रखा है कनेक्शंस। कनेक्शन मतलब होती है श्रृंखला। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ देखा ही होगा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे देखो श्रृंखला बना रखी है, ये भी श्रृंखला ही होती हैं, ठीक है। तो ये बनाई हुई है, तो ऐसे ही क्या है, सेम इसमें करना है, ठीक है। तो ये अब समझ गए, अब आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो मैंने नॉर्मली भी बता दिया कि देखो कार्बन की अन्य परमाणु के साथ बंधन बनाने की क्षमता को क्या बोलेंगे, कनेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है, श्रृंखलन प्रवृत्ति। उसके बाद टेट्राप्लोसी, नहीं सॉरी, वैलेंसी मतलब कि चतु संयोजकता। तो ये देखो 4 की संयोजकता के साथ कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने में सक्षम होता है। क्या करता है कि उसके पास 4 तो संयोजकता होती है, तो उसके अलावा वो 4 अन्य परमाणुओं के साथ भी बंधन बना सकता है। कैसा भी बंधन बना सकता है, उनके साथ जुड़ सकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सबसे पहले साइक्लो नाम आ गया, तो नाम से हमें पता लग रहा है कि एक साइकिल के जैसे होगा। तो साइकिलों से मतलब क्या होगा, साइकिल जैसे हमने पढ़ा होगा, एक क्लास में भी होगा, जैसे नाइट्रोजन की साइकिल आई थी, ऐसे कुछ करके साइकिल्स होती हैं। तो उस तरीके से भाई साइक्लो आया, तो साइकिल तो वैसे होनी चाहिए। दूसरी बात क्या दे रखा है इसके अंदर, पेंटेन दे रखा है। अब पेंटेन है, इसका मतलब कार्बन के कितने अणु होंगे, 5 अणु होंगे। कितने अणु होंगे, 5 अणु होंगे। गिन सकते हो आप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड पेंट। कितने नंबर पे आया, 5वें पे। तो कार्बन के परमाणु कितने हो जाएंगे, 5। आगे देखते हो, फिर 5 जैसे अणु हो गए इसके, तो अब पता कैसे चलेगा, अब करते हैं। देखो अब देखो साइक्लोपेंटेन आया है, तो इसका मतलब क्या है, आगे कुछ जुड़ गया। क्या जुड़ा, साइक्लो जुड़ा। क्या जुड़ा भाई, साइक्लो जुड़ा। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं, साइक्लो जुड़ा मतलब क्या है, एक साइकिल के रूप में है। तो सबसे पहले कार्बन की, हमें यहाँ पे पता लग गया कार्बन की संख्या क्या है, यहाँ पे 5 है। तो कार्बन क्या एक साइकिल के रूप में बना लेते हैं हम कार्बन को। एक जैसे इधर ये दे रखा है, एक कार्बन ये होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, हो गई। ये कार्बन क्या होगी, साइकिल के रूप में होगी। 500 कार्बन मैंने लिख लिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, इसके साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना देते हैं। अब देखते कैसे बनता है। ये बॉन्ड बन गए, इनके बीच में देख लो, बॉन्ड तो बनानी है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। तो बिंदु संरचना बना देंगे, कोई भी गोला बना देना, हमें कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंदर गोले होते हैं वैसे बना देंगे, पर इस सरफेस की वजह से मैंने ऐसा बना दिया है, ये तो बन नहीं पाएगा। जैसे हाइड्रोजन का ऐसा हो जाएगा, तो इसके अंदर ये देखो डॉट क्या है, कार्बन में आ जाएगा। नहीं देखो अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा, इधर जाके ऐसे आके, और एक कार्बन का ऊपर वाला हिस्सा, यार ये थोड़ा दिखाई नहीं देता यार, क्योंकि उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वजह से। अब ये देखो हाइड्रोजन का ये क्या किया हुआ, कार्बन का अणु चला गया, और ये क्या है ऊपर से हाइड्रोजन का। अभी कार्बन के अणु के अंदर
ये क्या हो गया, देखो दोनों बन गए। अब क्या होगा यहाँ पे एक क्या जुड़ गया, किसका जुड़ गया, कार्बन का जुड़ गया, एंड एक ऊपर जुड़ गया किसका, हाइड्रोजन का। ये देखो ये हाइड्रोजन जुड़ा एंड ये कार्बन जुड़ गया। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गई। ऐसे इसके 4 हो गए। सभी से जुड़ के क्या बना लेंगे, ये गोले बना देंगे। कैसे गोले बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, अब ये इससे जुड़ेगा तो ये ऐसे बना लेगा, एंड ये इससे जुड़ेगा तो ये जो कार्बन होगा वो ऐसे घूमते हुआ और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बना लेगा। वैसे क्या प्रिंट में देख लेना, मैं एक और प्रिंट दे देता हूँ जिसमें गोला बना के आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित यौगिकों के लिए संरचनाएं बनाइए। अब नीचे संरचना दे रखी है, लेकिन हम अपने से बताते हैं, पहले मैंने बना रखी है क्योंकि लिखने में थोड़ा समस्या होती है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दे रखा है एथिनोइक अम्ल। एथिनोइक अम्ल दे रखा है, तो देखो सबसे पहले अम्ल आया लास्ट में, तो अम्ल किसका, अब देखो नीचे लास्ट में अम्ल आया है, इसका मतलब क्या है, प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा। अब कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ेगा, क्योंकि लास्ट में एसिड आया है, तो कौन सा प्रक्रियात्मक जुड़ेगा बताएंगे कोई, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या जुड़ता है, क्या अनुलग्न लगता है, भाई अनुलग्न लगता है, सबको पता है। कौन सा अनुलग्न लगेगा, तो उसका लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक अम्ल। तो लास्ट में देखो एथेन और उस पर जुड़ गया संधि से, क्या हो गया, एथेनोइक हो गया। ठीक है, तो अम्ल आ गया तो इसी से पता लग जाएगा तुम्हें कि एथिनोइक लग रहा है सबसे पहले। तो अम्ल आ गया तो एथिनोइक हो गया। तो यहाँ से देख लेते हैं, एथिनोइक हो गया। अब यहाँ पे आप देख लेते हो कार्बन की संख्या, अब एथ आया तो कार्बन की कितनी संख्या होगी, 2 संख्या होगी। देन देखो कार्बन की 2 संख्या होगी। अब एथिनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये इस वाला जो पार्ट है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला हिस्सा, ये जो गोले के अंदर है वो वाला पार्ट क्या होता है, किसका, एथिनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और हाँ साथ ही साथ मैं एक ऐसी वीडियो भी लाने वाला हूँ जो क्या हो गया कि ब्रेन को फोकस के लिए ऐसे म्यूजिक डालूंगा मैं 2-3। तो कई बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें क्या करता है जब पढ़ते हैं तो उस टाइम फोकस नहीं बैठता। तो मैं आपको बता दूं नॉर्मल भाषा में, किसी भी चीज़ को फोकस माइंड के लिए, अब जैसे तुम डेली खेलना जाना चाहते हो, तुम 2 दिन जाओगे, 5 दिन जाओगे, 10 दिन जाओगे, लगातार 15 से 20 दिन तुम जाओ खेलने, तो तुम्हें हो जाएगी आदत। तुम्हें टाइम हो गया कि 5 बजे मुझे खेलने जाना है, तो डेली तुम 5 बजे की याद आएगा, हाँ 5 बजने वाले हैं अब खेलने चलते हैं, ऐसा होगा। तो अब ऐसे ही आप क्या करो, डेली 5 बजे या 4 बजे जो भी टाइम हो उसके ऊपर आप पढ़ने का ट्राई करो। मात्र 15 से 20 दिन कैसे भी करके आप बैठ जाओ, चाहे पढ़ो नहीं लेकिन किताब खोल के बैठ जाओ। डेली डेली बैठोगे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ो, ऐसा भी नहीं कि बैठे ही रहना है, कोई फायदा नहीं उसमें। अगर 15 से 20 दिन आप बैठते हो, एक आध भी लाइन पढ़ते हो, बैठते हो, तो डेली आपको फिर क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। और फिर उसमें आपके घर वाले भी चेक करते रहेंगे, भाई ये आज क्यों नहीं बैठा, तो उसको फिर आपको कहेंगे बैठ पढ़ने के लिए, तो उससे आपको कंटिन्यू होगी और आप आगे तक जाओगे। ये बात मेरे याद रख लेना। और हाँ, आपका फोकस नहीं हो पाता कि मन ही नहीं करता, कई बार तो मन करता है पढ़ ले, लेकिन थोड़ी देर के बाद उठ के चलने का मन करता है। तो उस फोकस माइंड के लिए मैं एक म्यूज़िक डाल दूंगा अगली वीडियो के अंदर। उस वीडियो में क्या होगा, आप म्यूज़िक को सुनना चाहिए। हाँ, तो कि अगर आपको सर में दर्द भी हो रहा है ना, तब भी उसमें म्यूजिक है वो सुनना, बिल्कुल शांति आएगी। मैंने खुद ट्राई किया है ये। ठीक है, सर में दर्द हो या फिर नींद नहीं आ रही हो ना, तो उसको सुनो, बहुत ही रिलैक्स महसूस करोगे, और पढ़ने पे तो है ही फोकस हो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, ब्रोमोपेंटेन आ गया। अब देखो सबसे पहले प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा, क्या जुड़ा इसमें आगे, ब्रोमो। क्या जुड़ा, ब्रोमो जुड़ गया। क्या जुड़ गया, ब्रोमो जुड़ गया। अब ब्रोमो जुड़ा है, आगे जुड़ा है, तो भाई आपको पता होगा जो हैलोजन समूह आता है वो हमेशा आगे जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, पूर्व लगन होता है, तो पूर्व लगन आगे जुड़ते हैं। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, तो पहले जुड़ गया वो, तो क्या जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है। ब्रोमो मतलब क्या था, ब्रोमीन का कोई अणु था, इस वजह से हमने ब्रोमो जोड़ दिया। तो ब्रोमीन का अणु है, तो हमें दिख गया यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन का अणु किधर है, ये रहा, देखो ये हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन का अणु है। ये थोड़ा सा आपसे नहीं दिख रहा, अब लो यहाँ पे देख लो, ब्रोमीन का अणु हो गया। अभी ब्रोमीन का अणु दिखाई दे दिया सबको, इस वजह से ब्रोमो जुड़ा था। अब प्रक्रियात्मक समूह आया, ब्रोमीन में जुड़ा, तो क्या करेंगे, ब्रोमीन बना देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे भाई ब्रोमोपेंटेन है,
पेंटेन है मतलब एल्केन समूह है, तो एल्केन समूह इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कोई बताएगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा CnH2n+2 वाला, ये फॉर्मूला लगेगा। एन में जिसमें क्या है, कार्बन की संख्या। अब पेंट आया, इसका मतलब 5 कार्बन, तो 5 यहाँ हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाने चाहिए 12 एंड कार्बन हो जाने चाहिए 5, तो C5 और H12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह कौन ले लेगा, ब्रोमीन ले लेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आ जाएगा कि C5H11Br, ऐसा ही दे रखा है, देख लो आपने, ऐसा दे रखा है, ये जुड़ जाएगा। अब ऐसे इसको क्या बना लेंगे, एक संरचना बना लेंगे। संरचना में सेम क्या करना है, जहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पे एच लिखते, भाई एच होता तो एच लिखते, तो बस उसकी जगह आपको खाली ब्रोमीन लिखते हैं ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको और भी अलग तरीके से भी बना सकते हैं, नीचे में दे रखा है भाई, क्या कर सकते हैं, इसको ब्रोमीन को और अंदर घुसेड़ सकते हैं, इससे भी अंदर घुसेड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं ले जा सकते, इतना ही रख सकते हैं बस, मतलब बीच से बिल्कुल आगे नहीं ले जाना, नहीं तो संरचना तुम्हारी हो जाएगी गलत। अब ये गलत क्यों हो जाएगी, वो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछो, तभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा कि आगे क्यों गया, तो फिर मैं अगली वीडियो या शॉर्ट्स में डाल दूंगा कि ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन आया है, अब नॉन आया है तो इसके अंदर कौन सा प्रक्रियात्मक समूह आया, तो नॉन आया है, तो इनको संधि विच्छेद करो, तो क्या आ जाएगा, कीटेन, नहीं सॉरी ब्यूटे, भाई ब्यूटेन होता है एल्केन समूह का, ब्यूटेन प्लस ऑन, तो ब्यूटे नॉन हो गया, क्या हो गया, ब्यूटे नॉन हो गया। तो ऑन आया है, तो ऑन किसके लिए लगता है, कीटोन के लिए लगता है, और कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कीटोन का फॉर्मूला, क्या होता है, कीटोन का फॉर्मूला। कीटोन का फॉर्मूला इसमें देखते हो अंदर की तरफ ऐड कर रखा है, ये देखो इधर से, ठीक है, ऐसे कीटोन बन जाएगा, हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, ये ले लेना है तुम्हें, क्या बाहर की साइड भी नहीं लेना है ना, अंदर की साइड रखना है बस, ठीक है। इस साइड हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे एंड इस साइड कार्बन, जितने कार्बन ये पूछ रहा है, ब्यूट पूछ रहा है, तो 4 कार्बन हो जाएंगे, 4 हो गए, एंड एक हाइड्रोजन इधर इधर, और ये हाइड्रोजन इधर, ये इधर हो जाएगा, एंड एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हेक्सिनल, हेक्सिनल दे रखा है, तो हेक्सिनल दे रखा है, तो नल हेक्सिनल दे रखा है, लास्ट में क्या आया, नल है, तो देखो हेक्सी, अब इनका क्या करो, अलग करो, संधि विच्छेद करो, तो हेक्सीन होगा, हेक्सिनॉल दे रखा है भाई, तो हेक्सीन होगा ना, तो हेक्सीन से को हटाया तो क्या बना भाई, नेल अलग निकल गया ना, एल, एल अलग निकला, तो एल किसका होता है, एल्डिहाइड का, किसका होता है, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है, क्या होता है, ये वाला एल्डिहाइड का होता है, जिसमें आप ऑक्सीजन को चाहें तो ऊपर रख सकते हो, या फिर ऑक्सीजन को कहाँ रख सकते हो, हाइड्रोजन की जगह पे कहाँ रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो क्या, ऑक्सीजन को, ठीक है। पहले वाले में क्या था, उधर जुड़ना ही, कार्बन का अणु जुड़ना ही जरूरी था, किसके अंदर, ब्यूटेन सॉरी ब्यूटेनॉन मतलब कीटोन के समूह में, यहाँ पे अलग दूसरा कार्बन जुड़ना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे कार्बन दूसरा नहीं जोड़ना में, खाली क्या आएगा, O और H, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित यौगिकों के नाम कैसे रखेंगे, इनके नाम बताने हमें, ठीक है। ये दो नाम वगैरह बताने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आते भी हैं ज़रूर, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है ज़रूर, या तो वो नाम पूछेगा या फिर उनसे संरचना बनाएगा, या फिर दोनों भी आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि CH3CH2Br, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले कार्बन की संख्या देखते हैं, Br भी आया है लेकिन कार्बन की संख्या देखते हैं पहले, 1 और 2, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन पे क्या आता है, मेथ एंड एथ, तो एथ हो गया, ठीक है। अब Br भी आया है, इसका मतलब क्या, प्रक्रियात्मक समूह आ गया। अब प्रक्रियात्मक समूह कौन है, Br है, Br प्रक्रियात्मक समूह हो गया, तो Br, जब Br किसके अंदर आता है, ब्रोमीन में, और नहीं सॉरी Br किसका होता है, ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन किस समूह में आता है, हेलोजन समूह में आता है, और हेलोजन समूह में से क्या लगते हैं, पूर्व लगन लगते हैं, पूर्व लगन लगते हैं, इसका मतलब ब्रोमो पहले आ जाएगा, एन एथेन, भाई 2 कार्बन है तो एथ, और हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या हो गया, एथेन, भाई संयोजकता पूरा है, कोई सिंगल ही बॉन्ड है, इसलिए एथेन समूह में चला गया, एंड संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हो गया वो। अगला क्या आ गया आंसर हमारा इसका, वैसे ब्रोमो एथेन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा है ये वाला, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या दे रखा है, ये ऑक्सीजन दे रखा है, कैसा, डबल बॉन्ड करके। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन जो मैंने नीचे रखा था ये वाला, तो इस साइड भी आ सकता है। तो ये क्या था, कोई बता सकता है? ये था, क्या था वो, एल्डिहाइड समूह में था। एल्डिहाइड किस में था? एल्डिहाइड समूह में। क्या किस में था? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में था, इसका मतलब ये भी एल्डिहाइड में होगा। लेकिन कार्बन की संख्या कितनी है? एक, कार्बन की एक संख्या और एल्डिहाइड समूह। तो कार्बन पहले को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो एल्डिहाइड का क्या लगता है? एल लगता है। क्या लगता है? ए एल लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या क्या हो जाएगा? मेथेनल। एंड मेथेनल को क्या बोलते हैं साथ के साथ? फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड भी। नेक्स्ट वाला दे रखा है कि कार्बन की पूरा संयोजकता जैसे होती है वैसे करके रखा हुआ है सब, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। तो ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या, तीन तो यहाँ से पूरे कर ले रहा है एंड एक यहाँ से, चार हो गई। ऐसे एक यहाँ से पूरे कर रहा है, तीन यहाँ से, तो चार इसके हो गए, दोनों कार्बन की संयोजकता पूरी। अब ट्रिपल बॉन्ड आया, इसका मतलब कौन सा समूह हो गया? कौन सा समूह हो जाएगा? एल्काइन समूह हो जाएगा। अब एल्काइन समूह हो गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा? उसके अंदर क्या जुड़ जाता है? आयन जुड़ जाता है। आयन जुड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या देखो पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 पे कौन आता है? हेक्स। तो क्या हो जाएगा? हेक्साइन। क्या हो जाएगा? हेक्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में रूपांतरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया क्यों है, बताइए। ठीक है, तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में एक अभिक्रिया के द्वारा बताना है कि ये क्या है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती है इनके अंदर। ठीक है, यह क्या है फिर। ठीक है, इसमें कुछ पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा है, इसलिए उससे कहा था लिखने के लिए, इसने पूरा नहीं लिखा। चलो, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड में रूपांतरण करना है। ठीक है, और उसको क्रिया विधि के द्वारा बताना है। क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, CH3, ये दे रखा है हिंदी में टाइप हो गया देखो, CH3 CH2 एंड OH, ये लिखा है। क्या लिखा है कि CH3 CH2OH, ये क्या है? एथेनॉल है। क्या है ये? एथेनॉल। अब क्या है, रूपांतरण किस में करना है? एथेनोइक एसिड में रूपांतरण करना है। तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे हम? KMnO4 के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? KMnO4 के साथ। KM इसके साथ नहीं, सॉरी इसके साथ ही रहेगा, KMnO4 इसके साथ कराएंगे। ये कैसा बेस में रहेगा? ये बेस में रहेगा। इसमें रहेगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी? बेसिक होगी, मतलब कि क्षारीय प्रकृति होगी। उसके साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तब हमारे पास क्या निकल के आएगा? CH3CHOH। क्या निकल के आएगा? CH3HOH। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये जो क्या था, KMnO4 की ऑक्सीजन क्या जुड़ गई इसके अंदर? किसके अंदर? एथेनॉल के अंदर आके जुड़ गई। लेकिन आपने देखा होगा भाई, एथेनॉल में भी तो OH था, लेकिन एथेनॉल में था ना भाई OH, था कि नहीं? अब आपने ये नहीं देखा यहाँ पे क्या था, पहले तो क्या था, हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? 2 थी, और ये 3 इधर थी, कितनी होगी? 5 थी। लेकिन अब क्या है, कितनी? 1 N2, कितनी, सॉरी 3 एंड 4, कितनी होगी? ये 3 और एक इधर हो गई, 4 हो गई। तो कितनी हो गई? 4 हो गई। इसकी टोटल होनी कितनी चाहिए थी? 5। तो इसका मतलब इसमें जुड़ क्या गया आके नहीं, क्या घटा? हाइड्रोजन घटा। तो हम पहले भी लास्ट बार वीडियो में, पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जब क्या होता है कि हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, एंड ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। और जब क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या घट जाती है और हाइड्रोजन की बढ़ती है, तब उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो ये अपनी प्रक्रिया थी। अब नीचे दे रखा भी है इसमें, इस प्रक्रिया में एथेनॉल में एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन और मीथेन के मिश्रण को वेल्डिंग के लिए जलाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथेनोइक और वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, ये बात आ गई है इसमें। एथेनोइक कौन से समूह में आ जाएगा भाई? एथेनोइक कौन सी में आएगा भाई? एथेनोइक खुद ही एक समूह है, एथेनोइक समूह। ठीक है, किस में आएगा? असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा ये। अब ये ऐसा तरफ तो हाइड्रोकार्बन में गया। तो जब ये एथेनॉल क्या करते हैं, जब हवा के साथ जलेंगे, कह रहा है कि उसको हवा के साथ मिश्रण में उपयोग क्यों नहीं करते, तब उसको अगर हम हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम। क्यों, हम निश्चित नहीं होते, क्योंकि अंदर उसके अंदर नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह जो भी हवा होगी वो सब होती है उसके अंदर, ठीक है। जो भी गैस के अंदर आते हैं वायु के अंदर सब पाया जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी भाई। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो वो एथेनॉल अम्ल होगा वो ज़्यादा मात्रा में धुआं निकालेगा। जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि तो वो काली की ज्वाला देता है, मतलब धुआं देगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। और आगे दे रखा है, यह हवा की सीमित आपूर्ति के कारण अपूर्ण दहन के कारण होता है। भाई क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। अब क्या करते हैं, अगर एथीन का ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, किसके साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। किसको जलाएंगे, एथीन को। तब क्या करेगा वो, उसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलती रहेगी, ऑक्सीजन जितना उसको चाहिए होगी, और वो इस वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट पैदा करते हैं। और वो पूर्ण जब उनका जब क्या होगा, वो बढ़िया फुल उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तब क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा हीट होगी, जो दे रखी है कितनी, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ वो जलेगी। और जलती है जब, इस स्थिति में क्या होता है, वो लोहा जो जिसके ऊपर वेल्ड करते हैं वो जब इतने में तो बहुत पिघल जाएगा वो, और पिघल के जब उसको हटा लेते हैं तब देखा होगा एकदम लाल नहीं हो जाता वेल्डिंग करते हैं उस टाइम। तो वो जब हटा लेते हैं तो वो एक दूसरे से चिपके हुए पाए जाते हैं। देन उसके बाद आगे भी दे रखा है कि साथ साफ होती है। इस ऑक्सी एसिटिलिक लौ का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन के लिए को मिलाए बिना इतनी उच्च तापमान प्राप्त करना असंभव है। यही कारण है कि एथीन और वायु का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। आप प्रयोगात्मक रूप से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच अंतर कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले मैं चैप्टर के नोट्स में बता भी चुका हूँ कि इनके बीच में मैंने अंतर किया था, किसके बीच में, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अंतर बताया था। तो मैंने वहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए थे उनके अंदर बताया भी था, क्या बताया था कि अलग अलग चैप्टर दिए थे, तो इसमें प्रयोग कर, एक प्रयोग वाला भी बताया था। क्या बताया था, चैप्टर का नाम है, सॉरी, अंतर बताए थे इन दोनों के अलग अलग। तो उसके अंदर एक प्रयोग का भी था। क्या था वो प्रयोग का, कि ये दोनों किसके साथ, बेकिंग सोडे या फिर किसके साथ, धोने के सोडे। कहने का मतलब क्या हुआ, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, कौन कौन क्रिया करेगा भाई, धातु हाइड्रोजन के साथ का कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करेगा, तब क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। कौन सा लवण बनाएगा भाई, और कौन सा, एक तो धातु जुड़ जाएगा और देन उसके पास क्या जुड़ेगा भाई, इनके अंदर से एसिड के अंदर से कोई आ जाएगा वो जुड़ने में, कहने का मतलब सोल्ट बना देगा, लवण बना देगा, एंड वाटर बनाता है, और साथ के साथ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने उसके अंदर लिखवाया था कि वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं करते, अल्कोहल ऐसा नहीं करते। देखो दूसरी ओर, तो अल्कोहल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रतिक्रिया ही नहीं करते। यही मैंने लास्ट में भी लिखाया था और ये फिर आ गया, देख लो, इम्पोर्टेंट है इसका मतलब। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके जांच सकते हैं कि पानी कठोर है या नहीं। ठीक है, तो अब डिटर्जेंट तो क्या होता है, ऐसा नहीं कर सकते तुम कि पता नहीं लगा सकते कि कोई ऐसा है कि वो कठोर है कि नहीं। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसमें देखा है, अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों के साथ झाग देते हुए, जबकि साबुन केवल शीतल जल में झाग देता है। साबुन किस में देता है, केवल शीतल जल से झाग देता है। इस प्रकार यह जांचना संभव नहीं है कि पानी कठोर है या नहीं एक डिटर्जेंट का उपयोग करके। तो इस प्रकार हम नहीं बता पाएंगे कि क्या वो एक कठोर जल है या नहीं। ठीक है, तो हाँ, अगर साबुन होते हैं तो साबुन तो क्या करते हैं कि उनके अंदर कम झाग देते हैं, तब हम पता लगा सकते हैं। लेकिन डिटर्जेंट ऐसा नहीं करते। अब आप सोचोगे डिटर्जेंट क्या है, तो अपमार्जक और डिटर्जेंट एक ही बात हुई। ठीक है, आगे देखो, कपड़े धोने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। आमतौर पर साबुन डालने के बाद वे पत्थर पर धोते हैं, नहीं सॉरी, कपड़े को पत्थर पर धोते हैं, या इसे पैडल से पीटते हैं, ब्रश से स्क्रब भी रगड़ते हैं, या मिश्रण को वॉशिंग मशीन में हिलाया जाता है। साफ कपड़े पाने के लिए आंदोलन क्यों ज़रूरी है, मतलब ये करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये मिस स्पिल्ट हो गया लग रहा है।
तो ये सब क्यों ज़रूरी है? तब जब क्या होता है, जब साबुन की, देखो इसमें ही पढ़ लेते हैं, साबुन के दो भाग होते हैं, एक तो कौन सा होता है हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है एक हाइड्रोफिलिक। कहने का मतलब एक होता है जल विरागी एंड एक क्या होता है जल रागी सिरा। तो इसकी मदद से ये क्या होते हैं ग्रीस या किसी गंदगी के कारण से उस पर फैल जाते हैं, किसके ऊपर, वो झाग, जिसको हम क्या बोलते हैं मिसेल बोलते हैं। ठीक है, हम आम भाषा में क्या बोलते हैं उसको झाग बोलते हैं। तो मैंने पिछले बार भी बताया था कैसे कि वो जब झाग होता है उसे क्या होता है मैल या कोई ग्रीस जो भी था, ये इसमें ग्रीस लिखा है मैंने, तो ग्रीस या फिर तेल जो भी है उसके चारों तरफ वो फैलते हैं। अब उनके बीच में वो क्या करते हैं फैल के उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। अब वो क्या होता है वो हटता क्यों नहीं, या टुकड़ों में ये जल विरागी ऐसे हट क्यों नहीं जाते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है विकर्षण बल पाया जाता है। विकर्षण बल होता है, इस वजह से वो क्या है एक गोलाकार शेप में बन जाते हैं और बहुत बड़ी आकृति बना लेते हैं। जैसे देखा होगा बहुत सारे झाग नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाता है मिसेल कहलाता है। ठीक है, वो जो बड़ी आकृति बनती है वो झागों को ही क्या बोलते हैं मिसेल बोलते हैं। लेकिन ये जब ये मिसेल हो जाते हैं तो आपने देखा होगा एक सर्फ को आप हल्का से उसके अंदर डालो, थोड़ी देर तक रख दो बाल्टी के अंदर या कोई कपड़ा रख दो, तो क्या रहेगा वो ऐसा कैसा रहेगा, कोई भी झाग या कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। और वो जो डिटर्जेंट था या जो भी कुछ था आपने मिलाया था वो क्या रहेगा वो वह उसके अंदर घुला हुआ रहेगा, लेकिन आपको नहीं दिखाएगा थोड़ी देर बाद देखने के बाद। अब थोड़ी देर बाद देखा तभी वो ऐसा ही था, फिर आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो क्या होगा वो झाग है उठ जाएंगी। तो आगे देखो ये मिसेल क्लोराइड से, ये देखो आगे देखो ये मिसेल कोलाइड के रूप में निलंबित रहते हैं। इन मिसेल को हटाने के लिए कपड़ों को हिलाना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये वहाँ पे ही बस कपड़े के बाहर उसको खींच तो लेते हैं, कपड़े के चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है कपड़े के चारों पर, लेकिन उसको क्या करते हैं हम क्या घिस के उसको बाहर निकालते हैं। अब तुमने देखा होगा कपड़े को घिसते हैं ब्रश से तो क्या निकले, ब्रश के साथ क्या झाग बाहर आते हैं, तो वो झाग क्या निकाल के लाते हैं बाहर, गंदगी को निकाल के ले आते हैं बाहर। ठीक है, तो आज की वीडियो में खाली बस इतना ही, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा देख लो थंबनेल ऐसा ही रहेगा, वैसे तो हम पिछला भी थंबनेल ऐसा ही था, मैंने इसलिए बनाया ऐसा कैसा सेम, क्योंकि ये जो था हमारा वही थंबनेल, ये भाई पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही थे इसी चैप्टर पे बेस्ड, तो मैंने सोचा ये दोबारा से ले लेते हैं तो आपको देखने में भी आसानी रह जाएगी एंड आप कर लोगे। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा चैप्टर, जो चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। इसके अलावा आपको क्या समझ नहीं आया, किसको और दिखाना था, वो मैं आपको अगली बार कमेंट कीजिए, देन मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में डिटेल से। ठीक है, और एक जो मैंने और